गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस वीकेंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर हुई ट्रेजिक विमान हादसे के लिए समस्त दिग्गज आत्माओं की शांति के लिए मेरी और मेरे चैनल की तरफ से हार्टफेल कंडोलेंसेस। भगवान सभी मृत आत्माओं की को शांति प्रदान करे और उनके घर परिवार के लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। बाजार पिछले 2 दिन से इस बड़ी घटना के कारण गिर रहा है और वो घटना है ईरान और इजराइल के बीच की वॉर, जिसके बारे में मैं कई एपिसोड्स के अंदर पिछले ये वार्निंग दे चुका था। इनफैक्ट 29 मार्च को जो 6 प्लेनेट का कंजंक्शन मीन राशि में हुआ था, उसने पूरे ग्लोबल रीसेट को एक्टिवेट किया है। 12वीं राशि अंतिम राशि होती है कालपुरुष कुंडली की, और मीन राशि पानी की राशि है। तो इसमें जब ये समस्त प्लैनेट्स इकट्ठे हुए तो पूरे विश्व के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 12वीं राशि के अंदर। और मैंने पहले ही बताया था कि ये घटनाक्रम सैकड़ों सालों बाद हुआ है। इनफैक्ट जो विचित्र घटना थी कि 6 प्लेनेट मिलके केतु को देख रहे हैं, और जो बचे हुए 2 प्लेनेट हैं वो भी किस केतु को देख रहे हैं। 8 प्लेनेट द्वारा किसी एक प्लेनेट को देखा जाना, और वो भी केतु जो कि धर्म ध्वजा का काम करता है, पूरे विश्व में रिलीजियस वॉर का मैंने आपको वार्न किया था। उसके बाद हम भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई देख चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक टेररिस्ट अटैक के बाद हुई थी। और आपको याद रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मेरा एस्ट्रोलॉजिकली ये मानना है कि हम सितंबर में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद में। दूसरा बड़ा घटनाक्रम इजराइल और ईरान के बीच में हुआ है, और ईरान ने इजराइल के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक किया है। और ये जो रेड फायरी बॉल दिख रही है, ये इजराइल के कैपिटल तेल अवीव की है, जहां पे 200 मिसाइलें जो ईरान ने दागी थी उसमें से 10 मिसाइलें कैपिटल पे गिरी है। 190 मिसाइलें इजराइल ने मार गिराई है। लेकिन युद्ध भीषण होता है। मंगल केतु के साथ सूरज की राशि में है। मंगल खुद फायर का प्रतीक है, केतु खुद फायरी के प्लेनेट है, और राशि खुद सूरज की है, सिंह राशि, वो भी आग का प्रतीक है। तो ये जो आग का गोला आपको दिख रहा है, ये मंगल का केतु का इम्पैक्ट, सूरज की राशि के अंदर होना, फायरी राशि के अंदर फायरी प्लैनेट्स का होना फायर इंसिडेंसेस को बढ़ावा देता है। और जो अहमदाबाद का विमान हादसा था उसके अंदर भी 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल भरा हुआ था, और वो भी एक तरह की बहुत बड़ी फायरी एक्सीडेंट था। मंगल को शनि महाराज की षडाष्टक 6 और 8 का संबंध जिन 2 प्लैनेट्स में बनता है, और स्पेशली मंगल जैसे प्लैनेट का शनि के साथ, तो वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता है। उधर हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो इस समय मिथुन राशि में है, और वो भी अतिचारी चल रहे हैं। ये अतिचारी वैसे 6 साल तक रहेंगे आगे।
अभी तो ट्रेलर है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। और जो गुरु महाराज अतिचारी चल रहे हैं, वो 12 तारीख को उन्होंने क्या किया है, वो कंबस्ट हो गए। कंबस्ट है ना, अस्त हो गए। और 14 तारीख को उन्होंने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया है। आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से राहु के प्लेनेट में चले गए वो। राहु पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, नए नए किस्म के वॉर और इन सब का मालिक है। और गुरु महाराज का राहु की राशि में प्रवेश करना, वैसे तो गुरु चांडाल योग का कारक बन जाता है, क्योंकि मिथुन राशि के अंदर गुरु का आना और गुरु का कुंभ राशि, राहु का कुंभ राशि में होना, ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे पे दृष्टि संबंध बना रहे हैं, और इसके कारण ये गुरु चंडाल दोष बना रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व में नैतिकता का अभाव हो जाएगा, अनैतिक तरीके से लड़ाइयाँ होंगी। और जिस तरीके से वॉर चल रही है, वो बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि अब कोई नियम कायदे नहीं चलेंगे। ये महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा था ना कि युद्ध अगर अवश्यंभावी है तो युद्ध जरूर होके रहेगा। और पाप का घड़ा जब एक बार बढ़ जाता है तो उसके लिए युद्ध अंतिम रास्ता जरूर है, लेकिन जब युद्ध होता है तो समस्त नियम कायदों को तलांजलि दी जाती है। यही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था। तो जो करंट वॉर चल रही है, उस वॉर के अंदर इसराइल ने क्या क्या किया, उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। कहाँ पे करी है? ईरान के सारे न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों के ऊपर। एग्जैक्टली सेम जैसे भारत ने किराना और पाकिस्तान के बहुत सारे जो बेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने मिलिट्री और मिसाइल्स और न्यूक्लियर आर्म्स को छुपा रखा था, उनको भारत ने अपनी एयरफोर्स और एयर पावर दिखाते हुए उनको डिस्ट्रॉय किया। कुछ कुछ उसी का क्लू लेते हुए मोदी से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ईरान से जो थ्रेट थी उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक और बड़ी बात है, राहु का नक्षत्र आद्रा है। आद्रा में जब भी कोई चीज होती है ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। 2020 का जो कोविड था, उसका आद्रा से बहुत बड़ा संबंध था। इनफैक्ट जितनी भी विश्व की 1820, 1920 और 2020, इसकी तीनों जो बड़ी महामारियां आई थी, उसमें आद्रा नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल था। आद्रा में राहु के नक्षत्र में गुरु के जाने से क्या पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर? देख के तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर गुरु राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं ना, तो साइमल्टेनियसली इस समय राहु गुरु के नक्षत्र में चल रहा है। दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं। भले एक दूसरे को लाइक नहीं करते हो ये दोनों, लेकिन अगर आप एक दूसरे के घरों में बैठे होते हो, तो तू मेरे घर में, मैं तेरे घर में, तो अच्छा, अगर तू मेरे को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तेरे घर को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इस कारण से प्लैनेट्स एक दूसरे के घर में जब होते हैं या एक दूसरे के साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो वो एक दूसरे को डैमेज नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे तमाशे में सूरज भगवान अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में बुध और जुपिटर के साथ आ रहे हैं। तो कौन कौन इकट्ठा हो रहा है मिथुन राशि के अंदर? मिथुन राशि ड्यूल साइन राशि है। वो कम्युनिकेशन की मालिक है, और वहां पे राजा का आना किसके साथ? अपने राजकुमार और अपने राजगुरु के साथ। राजगुरु क्या करेगा? राजा को सैनिटी देगा। क्यों? जुपिटर विजडम का मालिक है। और साथ ही में वो, चूंकि राहु के नक्षत्र में है, तो इसलिए मॉडर्न डे सैनिटी देगा।
मतलब पुराने टाइप की विजडम नहीं देगा, वो करंट विजडम देगा। वो ये कहेगा यार कि तुम एक काम करो, इंटरनेट से सारा सिस्टम ब्लॉक कर दो उनका, कम्युनिकेशन नेटवर्क उड़ा दो उनका। तुम एक काम करो कि उनके सारे संचार माध्यमों को हैक कर लो। आपको लगता है कि वहां पे रिगीम चेंज करानी है तो रिगीम चेंज करा लो। इसराइल करंटली कर भी वही रहा है। अगर मान लो इसराइल का एक ही टारगेट ये होता कि न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसने 2 दिन की लड़ाई के अंदर ईरान के ऑलमोस्ट सारे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सारे टॉप मिलिट्री लीडर्स, जो करंट गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल टॉप लेवल के जितने भी लोग बाग थे, उन सारों को चुन चुन के असैसिनेट किया है। कैसे मारा है उसने? कोई बेडरूम में सो रहा है तो उसको बेडरूम में से मिसाइल से उड़ा दिया। क्योंकि सारे टॉप लीडर्स थे, उन्होंने अपने अपने फ्लैट में पेंट हाउस ले रखा था, तो टॉप फ्लोर पर उड़ाना और आसान रहा। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि गुरु चांडाल टाइप की एक्टिविटी चल रही है। गुरु राहु के नक्षत्र में और राहु उसके नक्षत्र में। तो ये सारे घटनाक्रम क्या, कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि कोई भी लड़ाई लंबे अरसे तक तब चलेगी जब दोनों पार्टीज के अंदर बराबर की पावर हो। ईरान का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है। इसराइल जहां मर्जी चाहता है वहां घुस के उनके असेट्स को उड़ा रहा है। आप ठीक है, हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसराइल को नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान इसराइल का भी होगा। लेकिन इन सारे घटनाक्रम को देख के मुझे लगता है कि लड़ाई लंबी खींचेगी नहीं। जब मुझे ये बात एनालाइज हो रही है तो नेचुरल है, बाजार के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं या बड़ा जार के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी ये बात अच्छे से पता होगी। और वही अपन आज के इस चार्ट एंड टेक्निकल के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बाजार के अंदर ट्रेड करने की? भाव भगवान छे। अगर भाव ये कह रहा है कि मैं 25,200 के ऊपर नहीं जाने वाला हूं, तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जिस दिन ये 25,200 के ऊपर जाएगा, तो अपसाइड के जितने टारगेट्स हैं वो सारे टारगेट बहुत फास्ट, बहुत तेज तरीके से पूरे करेगा। बाजार के अंदर बुलिश मोमेंटम इन स्पाइट ऑफ दिस फॉल स्टिल मेंटेन्ड है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन बुलिश टोन को बियर्स हटा नहीं पा रहे। वही सब चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। ये मेरा लास्ट वीकेंड एनालिसिस था जिसके अंदर मार्स और केतु बताया था, और इस एनालिसिस के एंड में मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि 11 तारीख को पूर्णिमा है, 12 तारीख को गुरु अस्त हो रहे हैं, 14 तारीख को गुरु आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, और 15 तारीख को सूरज अपनी करेंगे। तो इसका मतलब एस्ट्रो हैवी है और इसके अंदर आपको डिसिसिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और लर्निंग के लिए बनाया गया है। कोई इंटेंशन नहीं है क्लाइंट को एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कराने की। और मैं सीवी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन इसमें नहीं दी गई है। कोई भी नाम इसके अंदर आता है स्टॉक का, इंडेक्स का, तो वो केवल हम उस इंडेक्स और उसको समझने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। लेट्स जंप टू द आवर फेवरेट चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। ये 16 तारीख का चार्ट है। 16 तारीख के चार्ट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंडे को अगर हम देखते हैं चंद्रमा को, तो ये टाइम आपको 1:10 का होता है। आप इसको याद रखें इस टाइम को, क्योंकि रनिंग मार्केट के बीच में चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोपहर के 1:10 के ऊपर चंद्रमा अपनी राशि बदल लेंगे, और ये राशि बदलेंगे कहाँ से?
मकर राशि में से निकल के कुंभ राशि में राहु के साथ आ जाएंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम ट्रांजेक्शन है, और स्पेशली रनिंग मार्केट में अगर हो रहा है तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली इसके बारे में कॉशियस रहना चाहिए। अगले हफ्ते की जो दूसरी सबसे बड़ी इवेंट है वो सोमवार को यूएस मार्केट के अंदर कोई खास डाटा नहीं है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे आएगा। मंगलवार को रिटेल सेल है यूएस की। रिटेल सेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट डाटाज है वो है। बुधवार को हाउसिंग स्टार्ट, बिल्डिंग परमिट है, जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। और बुधवार इज ए वेरी हैवी डे। 18 तारीख बुधवार को रात को 2 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड का। तो इसका मतलब क्या है कि जो 19 तारीख को हमारे यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होगी, उससे पहले वाली रात को यूएस फेड रेट डिसीजन आएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए। एडीआर चेक को हम देखते हैं तो इन्फोसिस, मतलब जो टेक की एडीआर से उसमें कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं दिख रहा है। इन्फोसिस की एडीआर और विप्रो की एडीआर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। एचडीएफसी बैंक जरूर 2% के करीब माइनस में दिखा रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर 0.4% ही डॉलर चेंज हुआ है, जो कि 1% का डैमेज है इसके अंदर। तो इसको देख के मुझे लगता नहीं है कि एडीआर हमें कोई एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देने को तैयार है। यूएस मार्केट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो यूएस मार्केट के अंदर एक वेरी लार्ज डैमेज कैंडल अगर फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिली है। और जो डाउ जोन्स के अंदर ये जो एक मैसिव रेड कैंडल है, जो कि एक बेरिश किकर कैंडल है, उसके बाद में अगली कैंडल क्या बिहेव करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो 3 वीक वाली जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से इसने रिपीटेडली पहले भी सपोर्ट लिया है, उस जगह पे ये आके ही है। और हमें इस जगह से, इसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर सपोर्ट दिस टाइम ऑल्सो। इस जोन डबल बॉटम जोन है, और इस जोन से कहाँ खुलती है, कैसे खुलती है, उस पर इसका फ्यूचर डिसाइड होगा। लेट्स कम्स टू द इंडियन सेंसेक्स। इंडियन सेंसेक्स की स्टोरी क्या कह रही है? एक आपको, सेंसेक्स स्ट्रांग है, हमारा हमारे चार्ट बाजार स्ट्रांग है। ये हमारे जो प्लेयर्स थे उनको पहले से ये इंडिकेटेड था, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये टॉप पे एक डोजी है और ये बेरिश अरामी कैंडल है। इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया कि बाजार नीचे जाने को तैयार है। और उसके अगले दिन इसने एनगल्फ जैसे ही इसको किया, और आपको नेक्स्ट डे भी एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ने इसको इस 20 डे डीएमए के आसपास लाके इसको सपोर्ट दिया, और वहीं क्लोज हो गई। अगले दिन गैप डाउन खुली लोअर चैनल के नीचे, बॉलिंजर बैंड के लोअर जो चैनल है उसके नीचे खुली। और वहां से उसने एक शार्प ऑलमोस्ट मेराबाजू टाइप की एक बुलिश कैंडल बनाई। और ये कैंडल बता रही है कि बुल्स ने अभी होप नहीं छोड़ी है, और इस जोन से आ रही है। और इसको अगर हम इचुमेटिव क्लाउड से कंपेयर करते हैं तो क्लाउड का जो कोमो है उसकी जो विड्थ है वो ये बता रही है कि बाजार के अंदर अंडरटोन बहुत ज्यादा बुलिश है। निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। इस चार्ट के अंदर मैं आपको आज 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहला, हम इस अपर जोन ऑफ इंटरेस्ट को, यहाँ पे हम डबल टॉप के ऊपर से ये वापस रिवर्स किया, और इसके बाद में इस डबल टॉप से हमने रिवर्स किया और सीधे इस डबल बॉटम पे आ गए। तो आप अगर डबल टॉप और डबल बॉटम की ट्रेडिंग का अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा है, जो कि मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के जो एजुकेशन टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल कोर्स का जो टैब है, उसके ठीक नीचे है वो वीडियो, जो एजुकेशन के ऊपर जो 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं,
उसके अंदर कि मेरे कोर्स में हम लोग क्या सिखाते हैं, और उस एस्ट्रो टेक्निकल से हम आगे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे क्या होती है। तो उसमें मेरी वो 1.5 घंटे की एक फ्री मास्टर क्लास है, उसको आप देखें। अगर आप उसको देखते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट पूरा मिलता है, यहाँ से यहाँ का मिलता है, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आप आके करते। तो हमने ऑलमोस्ट क्या किया, एक दो तीन और ये चार, चौथी बार इस जोन को टच किया है। और ये जोन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है। और वही हुआ, हम इस जैसे इस बॉटम पे आए, हम इस बॉटम पे आते ही हमने मॉर्निंग के अंदर जो बाय कॉल दी थी कि निफ्टी डाउन जरूर खुल रही है, लेकिन बुल्स ने अभी होप छोड़ी नहीं है, और आप इस बॉटम को बाय कर सकते हो। जो कि लोग मेरे कोर्स के स्टूडेंट है, उनको मैंने मॉर्निंग में 9 बजे ये मैसेज आपको उनको पास ऑन कर दिया था, और वही हुआ। बाजार 400 पॉइंट नीचे से इसने स्मार्ट रिकवरी दी, और बाजार आके इस जोन के ऊपर आके वापस बंद होने में सफल रहा। इचुमेटिव क्लाउड यही कह रहा है कि बाजार बुलिश है, बुलिश अंडरटोन बहुत ज्यादा है। हम एक बार फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार वापस इसी अपर जोन, अपर बैंड की तरफ पहुंच जाएंगे हम, वो 25,200 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे इसने एक बार, दो बार, तीन बार करके इसने कई बार अपने को दिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल क्या कर रहा है, इस डाउनफॉल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ये बात हमें स्ट्रेंथ इंडिकेटर से पता लग रही है कि यार ये जो डाउन मूव है ना, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये कमजोर डाउन मूव का ट्रेंड है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसा ही एक पैटर्न बना रखा है, डबल टॉप डबल बॉटम, इस चैनल के अंदर ये मूव कर रही है। और जिस तरह से यहाँ पे इसने एक अबेंडेंट बेबी बनाई थी डोजी बना के, वैसे ही इसने इस अबेंडेंट बेबी इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आने के बाद बनाई है। और अगर ये गैप अप खुलती है, इस जोन के इस लाइन के ऊपर आ जाती है, तो आप इसके अंदर बायस पोजीशन देंगे, और अगर इसके नीचे रहती है तो हम इसके लोअर बैंड की तरफ भी जा सकते हैं। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। इसने क्या किया है, एक शार्प डेप्रिसिएशन दिया है। ये लड़ाई के चलते बाजार के अंदर आपको एक नई कहानी देखने को मिली है। और उसके चलते इस बाजार के अंदर आपको ये इसने इस जोन ऑफ इंटरेस्ट, जहां से इसने ऑलमोस्ट थर्ड टाइम यहाँ पे डाउन डिप देने के बाद ये यहाँ पे आया है। और ये एक तरह की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड के अंदर, तो हम इसका प्रीवियस जो टॉप है 87 का, उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और या फिर हम वापस एक बार इसको डाउन मूव की तरफ नीचे आता हुआ देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस स्ट्रेंथन होगा, और बाजार वापस इसके, अगर ये नीचे खुलता है इस जगह जहां पे ये क्लोज हुआ है, उससे अगर नीचे खुलता है, मतलब रुपी स्ट्रेंथन होता है, तो आप ये मान के चलना कि ये वापस इस बॉटम को, जो 85 84 रुपीज तक ये गया था, उसको वापस रीटेस्ट कर सकता है। गोल्ड, इंस्पाइट ऑफ द फाइट, मतलब आप ये देखो, दुनिया की दो बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही है। एक तरफ से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर शियाज का सबसे बड़ा कंट्री ईरान, जो कि अपने आप में एक बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री पावर माना जाता है, क्योंकि उसके पास काफी सारी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, नेवी है, बड़ी कंट्री है, अच्छी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके पास। और वो पूरे जो हमास से लेके हिजबुल्लाह तक को अपने प्रॉक्सीज की सहायता से पूरे यहाँ पे लड़ाई लड़ता रहता है। उसके उन सब के बावजूद भी गोल्ड ने अपर चैनल पे आके रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। बुलिश कैंडल जरूर है दोनों, लेकिन अपर चैनल पे रेस्ट कर रहा है। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं,
तो इसका अंदर ये डबल टॉप से रिजेक्शन दे रहा है इसको। ये जो डबल टॉप है यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया है। और अगर इसने इस ट्रायंगल लाइन को इसने ब्रेकडाउन दिया तो आप गोल्ड के अंदर वापस नीचे की तरफ एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिलेंगे। क्रूड, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को गौर से देखा होगा तो मैंने उनके प्रीवियस मेरे कई वीडियो में मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्रूड में पैटर्न आपको बताया था कि ये लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। अगर ये इस जोन को पार करके निकलेगा तो मैंने आपको ये बोला था कि बेयर मिनिमम ये 71.6 का जो इसका प्रीवियस हाई है इस हाई को पार करेगा। एक ही दिन में कर दिया इसने। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुमो अभी भी इचुमुचु क्लाउड की वैल्यू बता रहा हूं आप लोगों को। ये क्लाउड अभी भी रेड है। इसका मतलब क्रूड के अंदर अभी और तेजी होने की संभावना नहीं है। और ये नहीं थी इसीलिए ये $77 का हाई मारने के बाद में दोनों कंट्रीज से मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर अटैक होने के बाद भी क्रूड जो कि 77-60 चला गया था वहां से आके $72 के ऊपर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $6 का 10% का पूरा पूरा जो मूव इसने अपसाइड में दिया था वो इसने रिट्रेस कर दिया। एट ए टाइम वॉर की न्यूज से 15% के करीब ये चला गया था। 5% के आसपास में इसने बढ़ के इसने कैंडल बना के दिए। अगर हम इसका इंटरनल ब्रेकडाउन देखते हैं अगर 1 आवर चार्ट में तो इसने ये ही एक कैंडल बना रखी है और इस ट्रायंगल को ये जिस डायरेक्शन में ब्रेक अगर अपसाइड में देगा तो और ऊपर चला जाएगा। और डाउन साइड में अगर इसने इस चैनल को ब्रेक करके नीचे आया जो कि ऑलमोस्ट 72 के आसपास है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वापस $65 के आसपास एक बार डाउन साइड मूव देगा। इसका मतलब ये क्रूड भी आपको ये नहीं कह रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है टेक्निकल चार्ट में। और दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जो टेक्निकल्स है ना वो न्यूज से पहले होते हैं। न्यूज ऑलवेज फॉलोज टेक्निकल, नॉट वाइस वर्सा। इसलिए चार्ट पे जो दिख रहा है वो अंतिम सत्य है। न्यूज में जो आएगा वो उसके बाद आएगा। एचडीएफसी बैंक क्या कह रहे हैं? एचडीएफसी बैंक ने डेली चार्ट के ऊपर 1 2 3 4 दिन की इसने डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद में एक नीचे की तरफ एक गैप डाउन के बाद में एक डोजी बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये अबेंडेंट बेबी की तरह बिहेव करेगा। या अगर किसी कारणवश ये नीचे खुलता है तो हम इसके बुलिश एनगल्फिंग होने का वेट करेंगे और उसके आधार पे इसके अंदर किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है ये देंगे। ऑलमोस्ट जितने मैं मेजर कंपोनेंट आपको डिस्कस करूंगा निफ्टी के जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज सब में पैटर्न सेम है। ये इनडिसिसिव सा ट्रेड रहा ऊपर टॉप का और टॉप के इनडिसिसिव ट्रेड के बाद में ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल थी। और उससे पहले एक शूटिंग स्टार था। ये दोनों बेरिश कैंडल थी। ये बता रही थी कि बाजार नीचे जाएगा। और इस कैंडल ने एक आपके सामने इसको डोजी कम स्पिनिंग टॉप के बीच में रह लो। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपका डिसीजन नहीं हुआ कि क्या होना चाहिए। इंटरनेशनल अदर चार्ट्स क्या कह रहे हैं जैसे डेक्स है यूरोपियन मार्केट के उसने इस डोजी के बाद में एक नीचे कैंडल दी और इस डबल बॉटम से ये रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। निकई निकई के चार्ट के अंदर भी एक रेड कैंडल है लेकिन उस रेड कैंडल ने आप देखोगे कि इस ह्यूज रेड कैंडल के बाद बॉटम से ये रनिंग मार्केट में लड़ाई झगड़े होने के बाद भी अगले दिन सुबह रिकवरी के संकेत अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही मिल गए थे। हैंगसेंग ने क्या किया है एक डोजी बना दी। डोजी डाउन ट्रेंड के दो रेड कैंडल के बाद एक डोजी जो बनी हुई है
ये आपको एक मॉर्निंग स्टार हो सकती है। मंडे के दिन अगर गैप अप खुलेगी तो बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ जाएगा। कैक का चार्ट अगर हम खोल के देखते हैं, 1% का डाउन मूव दिया था इसने। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्रेंच ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम राफेल को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, हमारी एसेट्स और नाटो के जो भी इंटरेस्ट है उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो फ्रेंच भी इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के अंदर इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं। ब्रिटेन ने भी अपने शिप्स एंड प्लेन्स मिडिल मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। उधर अमेरिका ने ये कहा है कि अपने सारे असेट्स को, कि वो कभी भी इस लड़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहे। ट्रम्प ने ईरान को फोन किया और बोला कि न्यूक्लियर डील मान लो इससे पहले कि तुम्हारा बहुत ज्यादा डैमेज हो। आज शायद ट्रम्प का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड। तुम्हारे आने से एक बहुत शेयर बाजार के अंदर उठापटक का माहौल बना हुआ है, और उसके पीछे तुम बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो। और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली भी एक दिन बैठ के देख के उससे डिस्कस करेंगे और उसके अंदर आगे का प्लान बनाएंगे कि डोनाल्ड नरेंद्र मोदी की कुंडली के ऊपर मेरा इस चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और भारत का फ्यूचर। और उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को भी एनालाइज करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पे, तो कमेंट के अंदर जरूर लिखें उसके बारे में। टेस्ला का चार्ट हम देखते हैं तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी कैंडल्स बनाई है। और इसने ये जो लास्ट कैंडल दिख रही है ये भी बुलिश कैंडल है। तो इन दोनों के अंदर ट्रम्प और डोनाल्ड की जो लड़ाई झगड़ा था, मुझे लगता है कि वो भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है लोअर ओपनिंग के बाद में। और बुल्स ने होप नहीं छोड़ी है, उसी का इंडिकेशन दे रहे हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है वो अडानी एंटरप्राइजेस का है और अडानी पोर्ट का है। अडानी पोर्ट ने क्या किया, 2 दिन इस बेरिश इस शूटिंग स्टार कम बेरिश हरामी के बाद में सेल ऑफ शुरू हुआ। और ये जो कैंडल है ये एक अच्छे गैप डाउन के बाद में एक डोजी कैंडल बनी। इस डोजी के बाद में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि या तो अगली कैंडल ऑलमोस्ट 40 रुपए नीचे की खुलेगी जो कि 1370 रुपये है, और उसके बाद इस डबल बॉटम से रिकवरी आनी चाहिए। या अगर किसी कारणवश ये गैप अप खुलती है तो ये अबेंडेंट बेबी से यहाँ से भी रिकवरी दे सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मंडे के लिए अपने पास रहेगी। ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ हैमर कैंडल बनी है गैप डाउन के बाद एंटरप्राइजेस के स्टॉक के अंदर, और वो इस डबल बॉटम से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये डबल बॉटम से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि ये हम गैप अप ले इसके कारण। लेकिन चूंकि इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, और जो अडानी पोर्ट है उसके पास इसराइल के हाइफा पोर्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी है, और ग्रीस के कई पोर्ट्स को वो मैनेज करता है। तो मेडिटेरियन सी के अंदर अडानी का बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जब भी ईरान और इस एरिया के अंदर कोई हॉटअप होता है तो अडानी पोर्ट को बहुत मार लगती है। और दूसरा बड़ा रीजन ये भी था कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड हुए थे, तो उसके कारण उसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर माइनस डिविडेंड का भी माइनस इफेक्ट रहता ही है। अगर इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं तो इसने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है डाउन मूव के बाद में। और ये बहुत ही स्मार्ट कैंडल है। और ये जैसे ही इस 1617 के ऊपर निकलेगी तो आपको एक बुलिश एक्सप्लोसिव मूव देगी। ये कुंडली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि 16 तारीख को अपने को ध्यान रखना है कि 1:10 के ऊपर ट्रेंड चेंज होने के पूरी संभावना है, इसलिए कॉशियस प्ले करना है उस टाइम के आसपास। दोस्तों, रूटीन जो चार्ट्स देखते थे अपन ने वो सारे आज देख लिए। उसके अलावा मैं आज आपको 2 इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि यार कि डॉक्टर AK सिंह को इस लड़ाई झगड़े के बाद भी
ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बाजार तो ऊपर ही जाएगा, या ये बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी है और आपको डरना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर इजराइल का इंडेक्स ही नहीं डर रहा है तो हमें क्या डरने की जरूरत है। ये देखो आप, इसने एक स्मार्ट अपमूव दिया। अपमूव देने के बाद में ये 4 दिन का यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड सा जोन था, क्योंकि इन सबको पता होगा कि ये लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे ये सबको ट्रैप कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे इसने, जैसे अडानी पोर्ट की कैंडल है ना, वैसी ही एक डोजी कैंडल बनाई। भाई साहब, अगर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और तुम्हें पता है कि तुम इन्वॉल्व है और तुम्हारे ऊपर मिसाइलें आएंगी, इजराइल है ना, ईरान पे तुमने हमला किया, ईरान पे हमला किया और उसके बाद के दिन की ये कहानी है। इन्होंने रात को यहाँ पे हमला किया और उसके बाद ये खुले यहाँ पे। उसके बाद में ये नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद में ये वापस ऊपर रिकवर कर गए, ऊपर गए, फिर उसके बाद जहाँ खुले थे वहीं आके बंद हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमको ये बात अच्छे से पता है कि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुमको बहुत ज्यादा डैमेज कर सके। और ये लड़ाई किसी भी कीमत में बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी फ्राइडे को ये इवेंट हुई, फ्राइडे से पहले वाली रात लड़ाई हुई, फिर फ्राइडे की रात को लड़ाई हुई, और अब सैटरडे को लड़ाई हो चुकी है। आज सैटरडे की रात चल रही है ना, अभी लड़ाई चल रही है। और ईरान के ऊपर बहुत मैसिव बमबारी हो रही है। और आज के दिन इन्होंने ईरान की कई रिफाइनरीज को आज की रात में उन्होंने उड़ा दिया है। तो उस सब घटनाक्रम, और जो मैंने फोटो के अंदर जो आपको तेल अवीव के अंदर मिसाइल गिरी, जो 10 एक मिसाइलें इसराइल के अंदर गिर गिर पाई ईरान की, उनसे जो डैमेज हुआ, उसके बावजूद बाजार एक इंडिसिसिव कैंडल बना रहा है। इसको तो रेड कैंडल बनानी चाहिए थी ना नॉर्मल कोर्स में। ये क्या सोच रहा है कि मैं कल सब कुछ सेटल हो जाएगा, मैं ऊपर खुलूंगा, या ये सोच रहा है कि इंडिसिसिव कैंडल है, कल मैं इसके नीचे खुलूंगा यहाँ पे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है इसके लिए। ये डिपेंड करेगा बाजार कहाँ खुलेगा। लेकिन ये जहां भी खुलेगा, मुझे ऐसा लगता है उस डिप को आपको बाय करना है। तो इस डिप को बाय करना है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि इंस्पाइट ऑफ द ऑल द डिफरेंसेस विद द ईरान, क्योंकि ईरान के शियाइट कंट्री है और सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, और वो अंदर खाने तो ये नहीं चाहता कि ईरान के अंदर ईरान के पास पावर आए। इसके पीछे उनके पुराने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं शिया और सुन्नी के, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उसका चार्ट देखते हैं हम, तो इस जगह से रिकवरी देने के बाद ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम के ऊपर इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये कभी भी इस जोन ऑफ इंटरेस्ट से उठ के ऊपर की तरफ वापस आ सकता है। तो जब सऊदी अरेबिया का बाजार नहीं घबरा रहा है, इसराइल का बाजार नहीं घबरा रहा है, तो हमारे बाजार तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। पूरे वर्ल्ड की हम चौथे नंबर की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। और बाजार के अंदर हमें मद्दी होने के नहीं है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको अच्छे स्टॉक्स बाय करने चाहिए। डिफेंस जो का पूरा सेक्टर मेरा बहुत फेवरेट सेक्टर है, और मैं अपने कई महीनों से इस वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूँ कि आपको अगले 5 साल के लिए अगर सबसे सेफेस्ट बेट अगर कोई है बाजार के अंदर, तो वो डिफेंस सेक्टर है। क्योंकि लड़ाई का माहौल है, सब तरफ लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो नेचुरल है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आज जिस तरह की लड़ाई हो रही, तो इसके डर के मारे आसपास के जितने कंट्री हैं, इ- इजराइल और ईरान के, वो सब क्या करेंगे? वो सब भी हथियार खरीदेंगे। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार खरीदने पड़ेंगे। उधर जो नेक्स्ट इन टारगेट जो लाइन में है वो टर्की लग रहा है मुझे। उधर टर्की, इधर भारत का प्रधानमंत्री साइप्रस के अंदर रुकते हुए G7 में जा रहे हैं। साइप्रस का और ग्रीस का टर्की के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। तो
सीरिया के अंदर जिस तरह से टर्की ने इन्वॉल्व होके बहुत सारे गेम प्ले किए, उससे भी विश्व की ताकतें उससे कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आती है। अजरबैजान और अर्मेनिया आपस में किसी भी दिन लड़ने को है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, अब की बार जो भी कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, तो भारत उनमें से किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है। अजरबैजान अर्मानिया अर्मेनिया में अर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व में कम से कम 60 कंट्री ने वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने यहाँ पे मांगा है। भारत ने अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट था, जो कि 60,000 करोड़ का था, उसको 3 लाख करोड़ रिवाइज कर दिया है। मतलब सीधे उठा के 6 पंचे 30, 5 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि डिफेंस कंपनियों के ऊपर आप अभी भी रीथिंक कर सकते हो कि इनका फ्यूचर क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह का ये एक विशेष एपिसोड समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक कॉशियस मूव रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अपना के रखनी चाहिए। बाजार के अंदर जो ऊपर के बड़े टारगेट्स हैं वो वापस 25,200 के ऊपर जाने पे आपको वापस नए बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी बाजार एक जोन में अटका हुआ है, जो, लेकिन इस जोन को बैंक निफ्टी ने पार कर दिया था। बैंक निफ्टी ने 56,000 को जब क्रॉस किया है, तो 56,000 को क्रॉस करने के बाद में उसके अंदर कॉल एक्टिवेट हो गई थी, और करीबन 57,500 से वो रीटेस्ट करने के लिए वापस आ गए। तो 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी, 55,500 से ले लो या 56,000 ले लो, इस जगह से बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको मिलती है, तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छे अपसाइड के मूव के लिए आपको बाय करना चाहिए। ये टेक्निकल मैथमेटिक्स है, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। और माँ भवानी से मेरी यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में सुख शांति मेंटेन रहे, और भारत की समस्त जनता सेफ रहे, किसी भी किस्म की दुर्घटनाओं से उनका बचाव होता रहे। और अगला हफ्ता ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे सभी चाहने वालों और मेरे चैनल को देखने वालों के लिए अच्छा शुभ मंगल रहे। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए उसमें नॉशनल फीस देने का ऑप्शंस भी है। जो मेरे मेंबर्स बनेंगे मेरे चैनल के ऊपर, उनके लिए हम प्लान कर रहे हैं कुछ विशेष मेंबर्स ओनली वीडियो बनाने का। और उसके अंदर हम क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन वो लोग चाहते हैं, उसके लिए वो मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल के अब तक जितने भी मेंबर्स बने हैं, उन सभी के लिए मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद कि आपका सपोर्ट मुझे इन वीडियोस को और इंफॉर्मेटिव एंड और रिसर्च के बाद बनाने के लिए प्रेरित करता है। गुड नाइट फ्रेंड्स। आपका आने वाला हफ्ता शुभ एंड मंगल हो।